दोस्तों नमस्कार। 1985 में राजीव गांधी ने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ एक असम अकॉर्ड किया था। उसके बाद संविधान की आर्टिकल 6 में एक सेक्शन 6A जोड़ दिया गया, जिसमें बांग्लादेश से आने वाले जो लोग थे, घुसपैठिए थे, रिफ्यूजी थे, उस वक्त तो रिफ्यूजी थे जी, उनकी नागरिकता के लिए नियम बनाए गए थे। कल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने उस सेक्शन 6A को वैध करार दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है, ये कोई गलती नहीं है इसके अंदर। अब इस बेंच के अंदर जो जजेस थे वो देखिए कौन कौन थे। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। मैंने तो जनरली ये देखा है जो संविधान पीठ बनती हैं वो सीनियर मोस्ट 5 जजेस जो होते हैं उनकी बनती है, लेकिन सूर्यकांत जी 4 नंबर पे हैं सीनियर की लिस्ट में, सुंदरेश जी 11 नंबर पे हैं, पारदीवाला जी 15 नंबर पे हैं, मनोज मिश्रा जी 21 नंबर पे हैं। ये ऊट पटांग सी मतलब इनकी जो कम्बिनेशन है वो बनाया गया था, पता नहीं क्यों बनाया गया। उनकी चीफ जस्टिस की प्रेरोगेटिव है जी, जो मर्जी करें। फैसले में क्या कहा गया? फैसले में कहा गया है कि 1 जनवरी 1966 के पहले जो बांग्लादेश से लोग आए उन्हें नागरिकता का अधिकार है। क्लियर कट। और 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 तक जो बांग्लादेश से लोग आए उन्हें नागरिक तो माना जाएगा, लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं होगा 10 साल तक। अब वो टाइम तो निकल गया 10 साल का, वो तो कहानी ख़त्म हो गई होगी, लेकिन उसके अंदर प्रोविज़न था ये। लेकिन कहीं ये भी लिखा है कि जी जो इस पीरियड में आएंगे लोग उनको नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। चलो बात एक ही है, नागरिकता के लिए अप्लाई करो या ना करो, या आप उनको सीधा मान लो, कहानी तो ये है ना कि उनको नागरिक बनाया जाएगा। अब इसमें गौर करने वाली बात यह साहब कि जो आर्टिकल 6 है संविधान का, उसके अंदर ये कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो पाकिस्तान से लोग माइग्रेट होकर यहाँ आए उनको नागरिकता दी जाएगी, उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये जो 6A था इसके अंदर तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। 1 जनवरी 66 तक जो आज के बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान से जो लोग आ गए उनको नागरिकता दे दी। आपने तो 6A को वायलेट कर दिया, सारा 6 को वायलेट कर दिया। जो संविधान का आर्टिकल है 6 उसको वायलेट कर दिया आपने। रादर उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया केवल है अपनी 6A लगाकर। हाउ इट इज़ पॉसिबल? लेकिन किया इन्होंने। ये धक्कम पेल है, चल रही है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी ओके है। ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है इसके अंदर। आप देखिए, यानी पाकिस्तान के 2 हिस्सों के लिए, एक तो पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान, दोनों के लिए नागरिकता के लिए दोनों जगह से आए लोगों के लिए आपने अलग अलग कानून बना दिए। एक के लिए कह दिया 1948 से पहले जो आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, इधर कह दिया 1 जनवरी 66 तक जो आ गए वो नागरिक हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये साहब ये देश का दुर्भाग्य है, ये किया गया। और मैं आपको बताता हूँ ये कहानी क्या है। एक कहानी ये है कि गांधी नेहरू ने एक षड्यंत्र किया था, मेरे नज़रों में षड्यंत्र था, कि मुसलमानों को जो पाकिस्तान जाने वाले हैं उनको रोक लो यहाँ पर, और नए दूसरा पाकिस्तान बनाने की नींव डाल दी गई थी। अब ये बांग्लादेश का जो मामला उठा, इनको मौका मिल गया और घुसाओ मुसलमानों को यहाँ पर, और गांधी नेहरू के सपने को पूरा करो। ये षड्यंत्र एक और खेला गया। अब देखिए 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट चंद्रचूड़ जी ने कहा सही है ये। क्यों? क्योंकि 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, और उसी दिन भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था, जो युद्ध चला जाके 16 दिसंबर 1971 तक। तो इसलिए जो 25 मार्च की डेट है, अब भाई 25 मार्च क्यों कह दिया फिर आपने? 25 मार्च की डेट जो उचित है, ये 26 मार्च कहिए तो, लेकिन उनका एक दिन पहले तक जो आ गए
वो आ गए, उनको नागरिकता के बारे में, उनके बारे में विचार किया जाएगा। ये तर्क बेबुनियाद था मेरे ख्याल से जो उन्होंने दिया है। क्यों? और उन्होंने ये कहा एक्चुअली कि जो 25 मार्च 1971 तक लोग आए उनको भारत के विभाजन के समय आए लोग मान लिए जाएंगे, वो प्रवासी भारत के विभाजन के टाइम के मान लिए जाएंगे। अब भाई कैसे हो सकता है? भारत का विभाजन हुआ 1947 में, ये 1971 में आ रहे हैं, उनको कैसे बराबर मान लोगे आप? लेकिन मान लिया जी इन्होंने। चौधरी है, जो मर्जी मान ले। फिर 1 जनवरी 1966 की जो तारीख बार बार कही गई है, ये इसका कहानी मेरे को तो भाई मैंने तो बहुत पढ़ लिया, मेरे को तो समझ में आया नहीं। व्हाट इज़ द रेलेवेंस? कोई औचित्य नहीं है उसका। जस्टिस पारदीवाला ने ये इस पर अपने कमेंट्स किए हैं कि शायद ये इलेक्शन के नज़र से किया गया था, क्योंकि वो ठीक कह रहे हैं शायद, क्योंकि 1967 में असम के अंदर इलेक्शन हुए थे, तो वो उनको पार्टिसिपेट कराना होगा, किया होगा उन लोगों ने, तो वो ये प्रोविज़न डाल दिया गया। अगर उनको 1966 के पहले के लोगों को आपने लेना था तो ले लेते, लेना भी नहीं चाहिए था मैं तो कहता हूँ, और लिया था तो वोटिंग राइट नहीं देते उनको। लेकिन इनको तो सत्ता बरकरार रखने के लिए वोटर चाहिए, बांग्लादेश आए वोटर चाहिए इनको, इन्होंने वही काम किया। सच तो यह है कि बांग्लादेश से जो भी व्यक्ति आए हैं, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से मिला के, उनको सभी को वापस भेजना चाहिए बांग्लादेश, क्योंकि 1971 के पहले शायद वो प्रताड़ित हुए होंगे, मैं मानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े जुल्म किए थे, वो भूल गए अब बांग्लादेश वाले। आजकल तो गलबैयाँ हो रही है उनकी, वो भूल गए। हो सकता है किए हों, प्रताड़ित हुए हों, लेकिन अब तो उनकी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, नाउ दे शुड गो बैक। और वो तो अब हिंदुओं को प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं, तो उनको तो वहाँ वापस भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, ना उनको जाने में दिक्कत होनी चाहिए, उनका मुल्क है वो तो अब हिंदुओं को प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं, उनका जीना मुश्किल हो गया वहाँ पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो 25 मार्च 71 के बाद के लोगों को आप भेजना के ऑर्डर किए हैं, उसमें हिंदुओं को ना भेजा जाए। सरकार को चाहिए, मेरी गुजारिश है कि A6A के अंदर एक अमेंडमेंट किया जाए कि इससे हिंदुओं को बाहर रखा जाए, हिंदुओं को ना भेजा जाए, क्योंकि वो पहले भी प्रताड़ित होकर आए थे, अब और जाके प्रताड़ित होंगे, इसलिए उनकी रक्षा की जाए। ये आदेश इतना तो साफ करता है कि जो असम में 25 मार्च 71 के बाद बांग्लादेश से लोग आए हैं उनको वापस भेजा जा सकता है। तो ये इस आदेश के हिसाब से तो जो बाहर जो और राज्यों में भी लोग रह रहे हैं उनको भी तो बाहर भेजा जा सकता है। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, गवर्नमेंट को आप भेजने नहीं दे रहे हो। 2017 से 2 रोहिंग्याज ने पिटीशन लगाई थी, जिनको 30-40 लाख रुपया फीस लेने वाले एक दिन की 6 वकील खड़े हुए थे उनके लिए। कहाँ से लाया उनके पास पैसा इतना? उन 2 गरीबों के पास पैसा कहाँ से आया? लेकिन 2017 से ये सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को होल्ड करके बैठा हुआ है। तो इधर आप कह रहे हो उनको भेज दो, और उधर जो वहाँ पे उनकी पिटीशन को रोक के बैठे हो आप। ये कैसे हो सकता है जी? हाउ फार इट इज़ जस्टिफाइड? और फिर और देखिए इन्होंने क्या किया इसके अंदर, एक थोड़ा और छेड़ दिया है कि जो लोगों को भेजोगे उनको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत भेजा जाए। ये कानूनी प्रक्रिया है ना, यही कलेश की जड़ है। वो तो आप हर राज्य में देखो, कहीं बाहर भेजने की बात होती है कानूनी प्रक्रिया के अंदर, और वो कानूनी प्रक्रिया को जिसको भेजना होता है वो चैलेंज कर देता है हाई कोर्ट में। उनके तो वकील आजकल बहुत बैठे हुए हैं हाई कोर्ट में 2 साल 3 साल लगते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये ऐसे काम चलते रहते हैं बस। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट को पूरी एक एक्सक्लूसिव पावर देनी पड़ेगी सेंटर को, वरना ये जो घुसपैठियों की प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो सकती ऐसे। ये तो लठ बजा के बाहर भेजे जाएंगे तब। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं ये जो NCR है, NRC
ये 2004 में अप्रूव हुआ था और इसको कहते हैं, इसको मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2004 में इसको शुरुआत कर दी थी। ममता बनर्जी अड़ी हुई है, मैं तो अपने एनआरसी होने नहीं दूंगी। अब लोग देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज़ को मोदी से एक्सपेक्ट करते हैं, भाई तुम करो तुम करो, क्योंकि भाई जो करने वाला होता है उससे तो उम्मीद की जाती है। लेकिन वो कर भी दे तो फिर वोट देने के लिए कहते हैं हम नहीं जाएंगे भाई, हम तो घर बैठे पिकनिक पे जाएंगे हम। ये है तमाशा भारत के अंदर। ये तमाशा है भारत के अंदर। काम चाहते हैं सारा करे वो, वोट नहीं देंगे हम। यही हुआ है 2024 में चुनाव में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो इनको बाहर निकालने के ऑर्डर हुए हैं, अब पिछले दिनों एक किस्सा हुआ था असम के अंदर, जहाँ से इनको पकड़ा गया था बांग्लादेशियों को। वहाँ पे साहब दंगा हो गया। तो आप समझ लीजिए, जब ये लाखों लोगों में अगर बाहर निकालने की बात होगी तो वो क्या कांड करेंगे वहाँ पर। ये तो आर्मी लगानी पड़ेगी वहाँ पर। और अभी तक बांग्लादेश से लोग आने बंद नहीं हो रहे हैं। वहाँ हिंदुओं को मार रहे हैं, खुद भाग के आ रहे हैं यहाँ पर। और जो अमेरिका, यूरोप और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की जो हर वक्त आंसू बहाते रहते हैं ना, जी मुसलमानों को प्रताड़ित हो रहे हैं यहाँ पर, मुसलमान डरा हुआ है यहाँ पर, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे बेवकूफ़ लोगों, तुम अगर यही इल्ज़ाम लगाते हो तो फिर ये बात का जवाब दे दो कि अगर यहाँ प्रताड़ित होते, यहाँ पे आते क्यों हैं फिर वो लोग। इस देश में रोहिंग्या का आने का मतलब क्या पड़ा था। बांग्लादेश में रहते या और वो ऊपर चले जाते चाइना के। चाइना बहुत घुसा हुआ है आजकल बांग्लादेश में, चाइना चले जाते। भारत में क्यों? क्योंकि भारत तो प्रताड़ित करने वाला देश है। ईरान ने कह दिया था, खामनेई ने, कि यहाँ तो गाजा और लेबनान की तरह हालत हो गई है। तो फिर यहाँ पे लोग आते क्यों हैं भाई? तो अगर यहाँ पे आते हैं, परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, तुम ले जाओ, जिसको जितने चाहिए ले जाओ यहाँ से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, इसके ऊपर कार्रवाई तो होगी, ज़रूर होगी। हल्ला भी मचेगा, दंगा भी होगा। और दंगा करने वाला एक और बैठा वहाँ पे, अजमल। वो क्या कह रहा है, संसद भवन, भारत का नया संसद भवन, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति में बना है। कर लो बात यार। ये लोग क्या करते हैं, क्या सोच क्या रहे हैं ये। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, वक्फ बोर्ड का है, तो खाली कराओ, स्पीकर को नोटिस दो, राज्यसभा के सभापति को नोटिस दो कि जी खाली करो, हमारी ज़मीन है ये। इनको बोलते हुए कुछ लाज शर्म कुछ भी नहीं आती है, जो मर्जी बोल देते हैं ये। तो अभी इनको जब बाहर निकालेंगे तो देखो क्या हल्ला करेगा ये तो साहब वहाँ जो मेरे तो मित्र रहते हैं, जो गुवाहाटी में, असम के अंदर और जगहों पे, वो बताते हैं कि जो शिवाजी आप लिखते हो उससे बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है वहाँ पर। कितने लोग आए हुए हैं किसी को पता भी नहीं है, आप जज भी नहीं कर सकते। तो ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी था आज करना आपसे। आपको मेरा ख्याल है पसंद आया होगा। मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने एक बात और कही है कि जो असम के अंदर 40 लाख, उन्होंने 40 लाख फिगर कहाँ से दिए मेरे को पता नहीं, कि 40 लाख जो प्रवासी आए उनका इम्पैक्ट असम के अंदर ज़्यादा था बनस्पत जो 55 लाख बंगाल के अंदर आए। क्यों? क्योंकि असम एक छोटा प्रदेश है, जनसंख्या कम है, वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा था। ये कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि जितना जो विकराल रूप असम में लिया उन लोगों ने, उससे ज़्यादा विकराल रूप तो बंगाल में ले रखा है। तो ये जो कानून है, जो कहा गया है कि ये 25 मार्च के बाद के लोगों को निकालने का, ये दोनों राज्यों में एप्लीकेबल होना चाहिए, इसको कर देना चाहिए।
मैंने कुछ समय पहले एक दो आर्टिकल लिखे थे, उनके अंदर मैंने डाटा दिया था। उसके अंदर डाटा में ये था साहब कि असम और बंगाल में मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ी है। मैं बताता हूँ आपको। असम में मुस्लिम्स की संख्या 1971 में 36 लाख थी, जो 2011 में, ये जनगणना के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं, तो 2011 में बढ़कर 1 करोड़ हो गई। और इसके अंदर हम अगर 10-10 साल की जो फिगर दी है उनको कैलकुलेट करें उनको, तो एक एक दिन में 400, 500 लोग की संख्या बढ़ी है ऑन एवरेज। तो इतने बच्चे तो पैदा नहीं हो सकते। ये सब घुसपैठ थी। और जो 1 करोड़ हो गए वो 2011 में, अब 2024 तक तो पता नहीं कितने हो गए होंगे। 2011 तक भी 65 लाख लोग बढ़ गए मुसलमान वहाँ पर। तो आप समझ लीजिए कितने लोग इन्फ्लक्स हुआ हुआ वहाँ पर। दूसरा, बंगाल में 1971 में मुसलमानों की संख्या करीब 91 लाख थी, जो 2021 में एक अनुमान के अनुसार 3 करोड़ 11 लाख हो गई। आप इमेजिन कीजिए साहब, जो चंद्रचूड़ कहते हैं ना, किसी इलाके को पाकिस्तान कहना गलत है, ये देख लीजिए, ये पाकिस्तान है। 3 करोड़ 11 लाख हो गई, यानी कितने बढ़ गए? 2 करोड़ 20 लाख। 1971 से लेकर 2021 तक 2 करोड़ 20 लाख लोग बढ़ गए। और 9 जिले तो ऐसे हैं बंगाल के अंदर जो बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं। कई 4-5 जिले तो ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा हो रखी है, 60%, 70% तक है। तो बांग्लादेश से जो 25 मार्च के बाद जो बांग्लादेश से आए लोग हैं, उनमें ये दोनों राज्यों में ये एप्लीकेबल होना चाहिए, दोनों से भेजा जाए। एक याचिका मैंने उसमें कोट की थी, एक याचिका दायर हुई थी 2021 में कि बंगाल के अंदर 2 करोड़ बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको बाहर निकालने का आप आदेश दीजिए। चंद्रचूड़ जी ने आज तक सुनवाई नहीं की है उसकी। यही फैसला 12 साल में दिया है, उसने तो सुनवाई नहीं की है। आप ये देखिए, 1951 में असम में मुसलमानों की संख्या 1/4 थी, और 2011 में ये 1/3 हो गई, बढ़ गई, इतनी बढ़ गई आप समझ लीजिए।